डियर स्टूडेंट्स, आज हम मासानुमासिक गर्भ वृद्धि क्रम पढ़ेंगे, जिसमें जो है सप्तम मास, अष्टम मास और नवम मास में जो है गर्भ में जो क्रमबद्ध वृद्धि होती है उसे जो है आज उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम सप्तम मास में आते हैं। तो सप्तम मास में जो आचार्य चरक ने चरक शारीर स्थान चतुर्थ अध्याय के 30वें श्लोक में एक श्लोक का वर्णन किया है। सप्तमे मासी गर्भ सर्वभाव रौप्य आयते सहसा तस्मात् अतः गर्भिणी सर्व अकारे कलांतमा भवति। एक बार फिर, सप्तमे मासी गर्भ सर्व भाव रौप्य आयते सहसा तस्मात् अतः गर्भिणी सर्व अकारे कलांतमा भवति। अर्थात सप्तम मास में जो है गर्भ का सर्वांगीण वृद्धि होती है, इसलिए इस मास में जो है गर्भिणी पे उसका असर पड़ता है, तो वो बहुत अधिक थकी और क्षीण होती है। इसीलिए एक शब्द का इस्तेमाल किया है इसमें, कलांतमा। और गर्भ के लिए जो है भाव, यानी कि उसमें जो सर्वांगीण भाव का जो वृद्धि होता है वो, और रूप, उसका रूप जो है चेंजेस होता है, उसका जो है दोनों को जो है अंडरलाइन करना है और उसमें जो है इम्पॉर्टेंट है, जिसको ध्यान में रखना है। ऐसे ही पूर्व में जो है अलग अलग मास में, चतुर्थ मास, पंचम मास, षष्ठम मास, सप्तम मास, इसमें जो है पूरा का पूरा ये अलग अलग ऐसे चीज़ों को वर्णन किया है जैसे गर्भ में जो जो वृद्धि हो रही है उसकी वजह से गर्भिणी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसका जो है वर्णन किया है। तो उसे जो है पूर्व में आप लोग को बता दिया गया है। तो इसमें जो है चतुर्थ मास में गर्भ जो रहता है वो स्थिर रहता है। याद रखिएगा, चतुर्थ मास में गर्भ जो रहेगा वो स्थिर रहेगा। तो गर्भिणी जो है उसमें जो चेंजेस आएंगे वो गुरु गात्र हो जाएगी, उसमें गुरुता आएगी। पंचम मास में गर्भ में मांस शोणित का ज़्यादा अपचय होता है, गर्भ में मांस और शोणित का ज़्यादा अपचय होता है, इस कारण गर्भिणी कृश होगी। चतुर्थ मास में गुरु गात्र और पंचम मास में कार्श्य। षष्ठम मास में देखते हैं तो गर्भ बल वर्ण का ज़्यादा अपचय होगा, यानी गर्भ में जो बल वर्ण का ज़्यादा अपचय होगा, तो उसके वजह से गर्भिणी में बल वर्ण की हानि होगी। सप्तम मास में जो है अभी जो बताया गया है कि गर्भ सर्वभाग और उसका जो भाव और रूप जो है तो सर्वांगीण वृद्धि होती है, इसके कारण गर्भिणी कालांतर अर्थात बहुत अधिक थकी और क्षीण जो है पाई जाएगी। अब जो है अगले स्लाइड में आते हैं। तो उसमें जो है सुश्रुत के जो आचार्य सुश्रुत ने जो वर्णन किया है, सुश्रुत शारीर स्थान तृतीय अध्याय के 37वें श्लोक में जो है वर्णन किया है कि सप्तमे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवत्तरः, यानी सप्तमे मास में संपूर्ण अंगों और प्रत्यंगों का विभाग और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। तो इसमें जो है ऐसे ही जो है पूर्व में जो है अलग अलग मास में जो है सुश्रुत ने वर्णन किया है। तो इसमें जो है पूर्व में तृतीय मास में जो है इंद्रियां सूक्ष्म रहेगी बताया गया था। चतुर्थ मास में इंद्रियां प्रव्यक्त होगा ये बताया गया था। और सप्तम मास में देखिए इसमें जो है प्रत्यंग इंद्रिया जो है अपना जो है प्रव्यक्तर होगा, जो है अंग प्रत्यंग जो है विभाग जो है प्रव्यक्तर होगा। तो ये जो है ये बेस्ट बेटर बेस्ट जैसा है। तो इसमें 3, 4 और 7 मतलब 347 याद रखेंगे, जिसमें 3 मतलब सूक्ष्म रूप में रहेगा इंद्रिया और अंग प्रत्यंग, और इंद्रिया और अंग प्रत्यंग चतुर्थ में जो है प्रवक्तर रहेगा, और जो है सप्तम में जो है प्रवत्तरः रहेगा। तो ये जो है तीनों इंपॉर्टेंट, और ये पीजी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन की सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवत्तरः किस मास में जो है इसका वर्णन आता है। ऐसे करके जो है सुश्रुत में ये बताया गया है। अब वाग्भट में आते हैं तो उसमें जो है अष्टांग हृदय शरीर स्थान 1 के 58 श्लोक में जो है इसका वर्णन किया है कि सर्वे सर्वांग संपूर्णे भावे पुष्यति सप्तमे, यानी सप्तमे मास में गर्भ सभी अंगों से संपूर्ण करने वाली वस्तुओं से सर्वांग पूर्ण और पुष्ट हो जाता है। देखिए इसमें जो है ओल्ड के हिसाब से जो है बताया गया है कि इसमें जो है वो सर्वांगीण वृद्धि करेगा,
लेकिन इस समय में मॉडर्न के हिसाब से और ओल्ड के हिसाब से भी अगर बच्चा जीवित तो रहता है, सप्तम मास में डिलीवरी होती है तो, लेकिन उसमें जो है वो प्री मेच्योर रहता है उस समय, उसका वेट और लेंथ जो है वो, और जो है क्या बोलते हैं, और बॉडी पार्ट्स जो है वो उतने विकसित नहीं हुए रहते हैं। ठीक, अब मॉडर्न के हिसाब से आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो 27 टू 28th वीक में, ड्यूरिंग दिस पीरियड द होल बॉडी सिस्टम सच एस ऑर्गन, वेसल्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स रीच द स्टेट ऑफ कंप्लीशन। जो सब ऑर्गन्स रहेंगे, वेसल्स रहेंगे और कॉन्स्टिट्यूट रहेंगे, ये सब जो है ये डेवलप होते हैं, लेकिन फुल्ली डेवलप नहीं होते। फुल्ली डेवलप 9th मंथ में होते हैं, लेकिन इस समय भी अगर कोई डिलीवरी होता है तो जो है जो फिटस रहेगा वो जो है वो जीवित पाया जाएगा। इस 7th मंथ में जो है मोस्ट ऑफ द नर्वस रिफ्लेक्सेस स्टैब्लिश ऑन दिस पीरियड। जो नर्वस रिफ्लेक्सेस रहेगा वो सब इस समय डेवलप हो गए रहते हैं। तो और टेस्टीज आर डिसेंडेड इंग्वाइनल कैनल। तो इंग्वाइनल कैनल से पहले जो है इंट्रायूट्राइन लाइफ में टेस्टीज जो रहता है वो एब्डोमन में रहता है, तो एब्डोमन से वो इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू स्कॉटम तक के प्रवेश करता है। तो टेस्टीज जो है वो डिसेंट होगा इंग्वाइनल कैनाल के मतलब करीब आ जाता है, और वहाँ से जो है लेटर ऑन स्टेज में वो स्कॉटम में जाएगा। लेनिगो जो है वो ऑलमोस्ट अपीयर होने लगा, लेनिगो जो रहेगा वो ऑलमोस्ट डिसअपियर होने लगा ऑन दिस पीरियड। इसमें जो है इस पीरियड में 7th मंथ में लंग्स आर फुल्ली डेवलप्ड। तो जो है लंग्स जो है फुल्ली डेवलप हो जाएंगे, और इस मंथ में डिलीवरी होने पर जो है बेबी रहता है वो जो है कैपेबल रहता है कि वो रेस्पिरेशन के लिए कैपेबल रहता है, और उसका जो है लंग्स जो रहेगा वो फंक्शनिंग करने लगेगा, जो क्या कहते हैं पूरी तरह से पूर्ण रूप से काम करने लगेगा। इस मंथ में जो है लेंथ देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर का रहता है, और वेट देखते हैं तो 1.5 kg का फिटस रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं अष्टम मास में। तो अष्टम मास में जो है गर्भवृद्धि में देखते हैं कि अष्टमे मासी गर्भाश्च म्रातितो गर्भतश्च माता रस हारिणी भी संवाहिनी अभिमुहुर्मुहुर ओजा परस्परा आदनाते गर्भस्य संपूर्णत्वाद। ये जो है चरक शारीर स्थान चौथे अध्याय के 24वें श्लोक में जो है इसका वर्णन आता है। इसमें 8वें मास में जो है जो माता रहती है उसे हृदय एवं गर्भ नाड़ी से संबंधित रसवाहिनी धमनीय रहती है। तो जो माता के हृदय और गर्भ नाड़ी से संबंधित रसवाहिनी धमनीय रहती है। माता से गर्भ तथा गर्भ से माता में परस्पर ओज का आदान प्रदान संचरण होता है। यानी कि इसे ऐसा समझना चाहिए कि प्लेजेंटा जो है माता के में प्लेजेंटा है, और प्लेजेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड निकला है और गर्भ के नाभि तक के उसका जो है संबंध है, और उसी के दौरान उसका जो है पोषण हो रहा है, माता से ही पोषण हो रहा है। तो उसके साथ ही माता से गर्भ में और गर्भ से माता में ओज का आदान प्रदान होता रहता है। तो कभी जो है ओज जो है वो माता के पास रहेगा, और कभी कभी वो गर्भ में ओज का आदान प्रदान होता रहता है। तो कभी माता के पास चला जाएगा और कभी वो गर्भ में चला जाएगा। ऐसा करके जो चरक ने वर्णन किया है। अब आते हैं सुश्रुत। सुश्रुत के में नेक्स्ट स्लाइड में इसमें जो बोला है अष्टमे अस्थिर भवत्य ओजा सुश्रुत शारीर स्थान 3 अध्याय का 38वां श्लोक में बोला है। 8वें मास में माता एवं बालक दोनों में ओज अस्थिर होता है बोल रहे हैं। उसके बाद इसी श्लोक में आगे में बोलता है कि तत्र जातश्च एन ना जीवेत निरओजस्तवाद नैरित्य भागतश्च ततो बलि मासोदन भस्मे दापेत। एक बार फिर, तत्र जातश्च एन ना जीवेत नीर ओजस्त्वाद नैरित्य भागत्वच ततो बलि मास ओदन भस्मे दापेत। इस सुश्रुत शरीर स्थान 3 अध्याय का 38वें श्लोक में जो है इसका वर्णन मिलता है। इसमें जो है अष्टम मास में जो है कभी जो है ओज जो है वह अस्थिर रहेगा,
और कभी वो माता के शरीर से तो कभी गर्भ के शरीर में रहता है। इसलिए अष्टम मास में अगर जन्म हुआ हो तो वह गर्भ बच नहीं पाता। तो इस मास में जो है अतः राक्षस आदि को शांत करने के लिए चावल और मांस की बलि देने बोले हैं। और इसमें जो शब्द जो एक आता है नैऋत्य, उसे जो है आप लोग अंडरलाइन करेंगे। तो जो नैऋत्य जो बोला गया है, यानी कि इसमें जो है जो विशेष ग्रह और नक्षत्र और जो है राक्षस, ये इनका जो है प्रभाव रहता है, उन्हें शांति के लिए मांस और ओदन बोला है। मांस और ओदन यानी कि चावल और मांस की जो है बलि देने के लिए जो है कहा गया है। वैसे ही वाग्भट में जो है ओजो अष्ट में संचारिती, ये जो है क्या बोलते हैं, अष्टांग हृदय शारीर स्थान 1 के 62वें श्लोक में जो है इसका वर्णन किया है कि अष्टम मास में ओज क्रमशः माता से गर्भ और गर्भ से माता में गति करता है। अब आते हैं इसके मॉडर्न व्यू में आते हैं। तो मॉडर्न व्यू में 8th मंथ में देखते हैं तो 31st से 38th वीक में ड्यूरिंग दिस पीरियड द होल बॉडी सिस्टम रैपिडली ग्रो इन साइज एंड स्ट्रेंथ। सप्तम मास में 7th मंथ में वो डेवलप होगा, अब वो फुल्ली डेवलप की तरफ जा रहा है 9 मंथ की तरफ। तो इस मंथ में वो रैपिडली ग्रो करेगा साइज और स्ट्रेंथ। और अब जो टेस्टीज जो है वो इंग्वाइनल कैनल के पास आ गए थे, वो डिसेंड हो जाएंगे स्कॉटम में इस मंथ में 8th मंथ में। इसका लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 43 सेंटीमीटर हो जाता है इस मंथ में, और वेट इसका 2 kg अप्रॉक्स 2 kg तक हो जाता है। अब जो है नवम मास में आते हैं। नेक्स्ट जो है नवम मास में जो गर्भ वृद्धि में चरक जो है वर्णन, आचार्य चरक जो है वर्णन करते हैं। चरक शरीर स्थान 4थे अध्याय के 25वें श्लोक में जो है इसमें जो है बताते हैं कि तस्मिन एक दिवस अतिक्रांते अपि नवम मास उपाध्याय प्रसव काल मित्य आहुरा 10 मासात। चरक शरीर स्थान 4थे के 25वें श्लोक। एक बार फिर, तस्मिन एक दिवस अतिक्रांति अपि 9 मास उपाध्याय प्रसव काल मित्य अहुरा 10 मासात। इसमें जो है नवम मास में जो स्वाभाविक प्रसव काल माना गया है, और अष्टम मास के एक दिन बाद से 10th मास के अंत तक के काल को स्वाभाविक प्रसव माना गया है। इसमें अंग प्रत्यंग और अधिक सुपरिपक्व हो जाता है बताया गया है। तो जो है इसमें जो है नवम मास में जो है नॉर्मल डिलीवरी का पीरियड बताया गया है। इसमें जो है स्वाभाविक जो है प्रसव काल का जो है वर्णन आता है, जो अष्टम मास के एक दिन, अष्टम मास समाप्त होने के बाद एक दिन पश्चात, जैसे नवम मास से शुरू होगा तो अष्टम मास के एक दिन बाद से 10th मास तक के अंत तक जो है इसका स्वाभाविक प्रसव काल माना गया है। अब आते हैं सुश्रुत के जो है श्लोक में आते हैं। तो सुश्रुत शारीर स्थान 3rd चैप्टर के 39th श्लोक में इसका वर्णन किया है कि नवम 10 एकादश द्वयोदश न अन्नम तस्मिन जायते। सुश्रुत शारीर स्थान 3रे चैप्टर के 39 श्लोक में, यानी कि इसमें जो है नॉर्मल प्रसव काल जो है, स्वाभाविक जो प्रसव काल का पीरियड बने नवम, 10th, एकादश, द्वयोदश, और इसके अन्य जो है यानी इन मास के अन्य जो है वो अस्वाभाविक प्रसव काल है। तो इसमें जो है इस समय में नवम, 10th, एकादश और द्वयोदश बताया है, यानी कि 9 मंथ, 10th मंथ, 11th मंथ और 12th मंथ। तो हम जो है नॉर्मल गेस्टेशन मॉडर्न के हिसाब से जानते हैं, तो उस समय जो सुश्रुत के हिसाब से जो है वो नवम, 10th, 1 और 11 और 12, ये जो पूरा का पूरा जो है इतने को नॉर्मल माना है। तो इसमें कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि उस समय में जो है सुश्रुत जो है वो पुराने के आचार्य हैं, और उस समय में एज का जो है अलग अलग काल के हिसाब से आयुर्वेद संहिताओं में वांग्मय में मिलता है कि अलग, मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इसमें जो है 400, 300, 200 और 100 ऐसे करके काल का जो है डिक्रीज हुआ है, ये बताया है। तो उस समय के काल के हिसाब से जो है नवम, 10th, एकादश और द्वयोदश को नॉर्मल बताया है ना। तो इसमें जो है
क्या बोलते हैं, ये सुश्रुत का इसका श्लोक का जो है वर्णन है। अब आते हैं हम वाग्भट के में आते हैं। वाग्भट के अष्टांग हृदय शरीर स्थान प्रथम अध्याय के 66वें श्लोक में जो है श्लोक जो है बताया है, उसमें जो बताया है कि अष्टम मास के पश्चात एक दिन भी अधिक होने पर प्रसव काल समझना चाहिए। मतलब उन्होंने जो है यह 1 वर्ष का समझना चाहिए। ये जो है ज़्यादा साइंटिफिक बताया है और जो है 1 वर्ष तक के उसे जो है के प्रसव काल को स्वाभाविक बताया है। अब इसके बाद जो है मॉडर्न व्यू में आते हैं 9th मंथ के। तो 36th वीक से द फीटर एक्सपीरियंस 5 फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिस्गस्ट इन द मॉडर्न वॉर्म। ये जो है इसका अजम्पशन किया है कि अनक्लीन इन्वायरमेंट, इम्प्रिजनमेंट, डार्कनेस, फाउल स्मेल एंड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लीव द कॉम। जब वो फुल्ली डेवलप होने लगता है तो इसके बाद जो है वो अपने मदर वॉर्म से जो है बाहर आना चाहता है। तो इसका जो है स्वाभाविक जो है नॉर्मल जो है नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन है, पेन क्रिएट होता है और डिलीवरी होती है। इस टाइप का जो है इसमें चेंजेस आएगा। लेंथ देखते हैं तो 47 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली रहेगा और वेट 2.5 सेंटीमीटर रहेगा। थैंक यू।